अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुश आमदेद। सबसे पहले आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान इन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहां कोरोना की शरह कम हो चुकी है। ये मुस्बत रुझान स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी और SOPs पर अमल पैरा होने का नतीजा है। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि ईद उल अज़हा सादगी से मनाई जाए। कौम से गुजारिश करते हैं कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करते रहें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहां कोरोना की शरह कम हो चुकी है। ये मुस्बत रुझान स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी और SOPs पर अमल पैरा होने का नतीजा है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ईद उल अज़हा सादगी से मनाई जाए। कौम से गुजारिश करते हैं कि SOPs पर अमल करते रहें। जैसा हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना के जो केसेस हैं उनमें कमी आती जा रही है। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहां कोरोना की शरह अब कम हो चुकी है। ये मुस्बत रुझान जो देखने में आ रहा है वो खालिसतन स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी और SOPs पर अमल पैरा होने का नतीजा है। अपने ट्वीट में इमरान खान ने ये गुजारिश की है। उन्होंने ये कहा है कि ईद उल अज़हा सादगी से मनाई जाए। कौम से गुजारिश करते हैं कि SOPs पर अमल करते रहें ताकि कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सके। मुकम्मल तौर पर हम कोरोना फ्री पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और कराची में जुलाई के महीने में गर्मी का 38 साला रिकॉर्ड टूट गया। सूरज आग बरसा रहा है। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शायान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शायान, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 38 साल पहले इतनी ज़्यादा इस महीने में गर्मी पड़ी थी? बिल्कुल ऐसा ही है। 1942 22 जुलाई वो दिन था जब कराची में टेम्परेचर था 40 सेंटीग्रेड तक। मगर आज का जो दिन है 38 साल बाद का ये रिकॉर्ड टूटा है और आज दर्जा हरारत है वो 41 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। यानी कि 38 साल पहले आज के दिन ही इतनी गर्मी पड़ी थी शहर में। मॉनसून का दूसरा स्पेल है वो भी शहर में मौजूद है। बहरे अरब के करीब रन ऑफ कच्छ के मकाम पर जो बन रहा है, जिसकी वजह से समुद्री हवाएं मुअत्तिल हैं। और इसके बाद कराची में जब समुद्री हवाएं मुअत्तिल हो जाती हैं तो जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गर्मी की तपिश ज्यादा महसूस होती है। तो इसमें टेम्परेचर का भी इजाफा, तो कराची वाले इस वक्त गर्मी से परेशान है, निढाल है। मगर उनके लिए खुशखबरी ये भी है कि अभी जितनी गर्मी पड़ रही है तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाएं छा रही हैं, समुद्री हवाएं बंद है, मगर काले बादल हमें नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। तो उम्मीद की जा रही है, महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि जो दूसरा स्पेल है ये मानसून का, ये शाम के वक्त अपने जोबन पर होगा और हो सकता है कि हल्की और कहीं तेज बारिश हो जाए। जी ठीक है शायान, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें बता रहे हैं शायान सलीम के कराची में जुलाई के महीने में गर्मी का 38 साला रिकॉर्ड टूटा है। सूरज इस वक्त आग बरसा रहा है। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। कराची में जुलाई के महीने में गर्मी 38 साल पहले इस कदर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। शहर कायद का आज का जो दर्जा हरारत है वो भी अपने नाज़रीन को बता दें कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात का अलबत्ता ये ज़रूर कहना है कि शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, लेकिन इसके लिए शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। बाज़ जगह पर गहरे काले बादल हैं, लेकिन शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और शहरी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। इस वक्त घरों से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। और अब बात करेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की, जिसको तीसरी मर्तबा काउंसलर रसाई देने का फैसला किया गया है। दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने भारत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। पेशकश पर भारत सरकार के जवाब का इंतजार है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की काउंसलर रसाई का मामला, पाकिस्तान ने भारत के हिले बहानों का रास्ता रोक दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीसरी बार भी कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई की पेशकश कर दी। दफ्तर खारजा ने फैसले से भारत को बाज़ाब्ता आगाह भी कर दिया। गुज़श्ता रोज भी 2 भारतीय सफारतकारों की कुलभूषण यादव से आजादाना मुलाकात कराई गई, मगर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक भारतीय सफारतकार कुलभूषण यादव की बात सुने बगैर ही चलते बने। कुलभूषण यादव उन्हें पुकारता ही रह गया। पाकिस्तान के इस इकदाम के बावजूद भारत के हिले बहाने खत्म न हुए। मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी एहलकार की मौजूदगी का बहाना बनाकर राह फरार अख्तियार कर ली। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं, पाकिस्तान ने तीसरी मर्तबा काउंसलर रसाई की पेशकश कर दी। अब भारत पर मुनहसिर है वो इस ऑफर से कब फायदा उठाता है। भारतीय हुकूमत जब कहेगी मुलाकात का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा।
तो इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद अजीम साहब, तीसरी मरतबा कौंसलर रसाई देने का फ़ैसला किया गया है। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक़ की है कि पाकिस्तान ने भारत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया है। अब देखना यह है कि भारत इसका कैसे जवाब देता है। जी, दफ्तर ख़ारजा ने नोट वर्बल भिजवा दिया है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है इस मौके पे हाई कमीशन को, और अब इंतजार किया जा रहा है कि वो कब पाकिस्तान की इस पेशकश का फायदा उठाता है। पहले जो दूसरी कौंसल रसाई दी गई उसमें भी यूं लग रहा था कि जैसे भारत उसको कबूल करके पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान कर रहा है। असल चीज ये है कि भारत इससे भाग रहा है कि जो कुलभूषण यादव का मामला है उसके जो मजीद कानूनी कार्रवाई है वो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में पाकिस्तान के कानून के तहत आगे बढ़े, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसा करना एक तरह से उसके अपने मौक़िफ़ की शिकस्त है, इसलिए वो राह फरार इख्तियार कर रहा है। कल भी वो बहाना बना के एक तरह से भाग गया और कुलभूषण जो है वो उनको आवाज़ें देता रह गया और उन्होंने उसकी नहीं सुनी। अब पाकिस्तान ने हुज्जत इत्माम करने के लिए उनको दोबारा तीसरी मरतबा भी पेशकश की है और कहा कि आ जाओ, और अब जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनको भी दूर कर सकते हैं। उनको वहाँ के सिक्योरिटी अमले के वहाँ मौजूद होने से मुतालिक एतराज़ था, लेकिन सिक्योरिटी का मामला इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि तन्हाई में कोई भी वाक़या पेश आ सकता है और पाकिस्तान इसका रिस्क नहीं दे सकता। कुलभूषण अगरचे मुल्ज़िम है जिसको फांसी की सज़ा हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के लिए एक हाई प्रोफाइल अहमियत रखता है और उसके सज़ा के ऊपर अमल दरामद तक पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए थे वो भी भारत को कल पसंद नहीं आए थे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने इस सारे मामले को ख़त्म करने के लिए भारत के पास से जो बहाने हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक मतलब फिर नोट वर्बल भेज दिया है और उनसे कहा है कि आप जब चाहें हम कौंसल रसाई देने को तैयार हैं, ताकि आप अपना मामला जो है वो उसको आगे बढ़ा सकें। और जो अपील का हक है कुलभूषण यादव का, अगर वो उस पर प्रोसीड करना चाहें तो उस पर प्रोसीड करें, और वैसे अगर उन्होंने प्रोसीड न किया तो फिर ये जो सजा हुई है कुलभूषण यादव को ये हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएगी और उसके बाद किसी किस्म का कोई बहाना जो है वो बाकी नहीं बचेगा। पाकिस्तान तमाम मामलात को, तमाम तकाजे जो है उनको पूरे करने के लिए हर हद तक जा रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पे और क्या अमल दरामद करे, बिल्कुल दुनिया को आप उसने दिखा दिया है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। खालिद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें तो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तमाम तर तकाजे पूरे कर रहा है इस सिलसिले में, लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत अब कुलभूषण यादव से जान छुड़ाना चाह रहा है, उससे राह फरार इख्तियार कर रहा है? लेकिन जो मुझे शक पड़ रहा है कि इंडिया के लिए अब इस कुलभूषण यादव इज एन एम्प्टी बॉटल एंड दे आर थ्रोइंग हिम लाइक अ टॉयलेट पेपर। सही, इसीलिए वो बहाना लगा रहे हैं। और सेकंड, ये पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है कि थर्ड टाइम उनको ऑप्शन दे दी है अंडर सिक्योरिटी अरेंजमेंट। कल को कोई चीज इनके जो काउंसलर लोग हैं ये जाके उसको ऐसी चीज दे देते हैं जिससे वो खा लेता है, उसको कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो होल ब्लेम विल कम ऑन पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान ने शीशा भी हटा दिया, रिकॉर्डिंग भी करें, बट सिक्योरिटी पीपल हैव टू बी देयर, ताकि ये इंश्योर करें कि कोई ऐसी बात ना हो जो कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम, बिकॉज वेरी हाई प्रोफाइल प्रिजनर और ये बहुत बड़ा जासूस भी है। इसलिए पाकिस्तान ये एहतियात कर रहा है, लेकिन बाय ऑफरिंग थर्ड एक्सेस मीन्स के ये है इट हैज टू बी बिफोर 19 जुलाई। 3 दिन इंडिया के पास हैं, 3 दिन के अंदर ये डिसाइड कर लें, कौंसल रसाई ले लें, अगर अपील का हक रखते हैं वो भी कर दें, क्योंकि 19 तारीख के बाद ये तमाम ऑर्डिनेंस जो ये ख़त्म हो जाएगा और फिर वापस पोजीशन चली जाएगी। इसलिए मुझे शक पड़ रहा है कि इंडिया नहीं चाहता कुलभूषण यादव को बचाना। दे वांट कि इसको सजा मिले, इसको एग्जीक्यूशन हो जाए, ताकि जो बाद में कोर्ट में जाके हाई कोर्ट में चीज़ें निकलेंगी, पाकिस्तान सबूत पेश करेगा, उसमें इन रॉ की और इंडियन हुकूमत और अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी की वो बातें निकलेंगी जो इंडिया नहीं चाहता, और इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये इसका यहीं पर ख़त्म कर दे इसको। ठीक है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और खालिद अजीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ईरान चीन दोस्ती के खित्ते पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि CPEC के समरात अब सामने आएंगे। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में कहा कि ईरान, अफ़गानिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों को भी इसमें शामिल करना होगा। दिफाई तज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज बोले, गवादर को जो ख़तरा था वो अब ख़त्म हो गया।
भारत चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से अलग। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इक़्तिसादी राहदारी के समराज समेटने का वक्त आ गया। अफगानिस्तान और वस्त एशिया की लैंडलॉक रियासतों को भी सी पैक में शामिल करना होगा। सबसे करीब और आसान जो उनको रसाई है वार्म वाटर्स की, वो मिलती है गवादर से। इसमें हमें शामिल करना होगा ईरान को। सही इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट का इंशाल्लाह अब होगा जब ईरान कोऑपरेट होगा और जब अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आएगा। दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज ने कहा गवादर इख्तिसादी सरगर्मियों का हब बनने जा रहा है। चाबहार जो है अभी वो ऑपरेशनलाइज नहीं होगा। सेट था गवादर पोर्ट के ऊपर या सी पैक के ऊपर, वो भी खत्म हो गया। चाइना जितना ईरान में आएगा उतना ही जो है इंडिया ईरान से दूर होता जाएगा। इसका जो इंडिया सऊदी अरब जा रहा था इन्वेस्टमेंट करने इंडिया में, वो भी कम हो जाएगी और सऊदी अरब भी ऑटोमेटिक ज्यादा गवादर में आ जाएगा। हारिस नवाज ने कहा ज्यादा सरमाया अब इंडिया नहीं पाकिस्तान में आएगा। पाक ईरान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान को तन्हा करने का ख्वाब देखने वाला भारत अब खुद सिफारती तौर पर तन्हा होता जा रहा है। और कराची में शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में इजाफा हो गया है। ताहम के इलेक्ट्रिक इस वक्त भी तलब पूरी करने में नाकाम नजर आ रहा है। कराची में 450 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। तो कराची में शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में इजाफा हो गया है। ताहम के इलेक्ट्रिक इस वक्त भी तलब पूरी करने में नाकाम नजर आ रहा है। कराची में 450 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग खत्म करने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां घंटों बिजली ना जाती हो। ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग में इजाफे पर शहरी सीखपा हो गए। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर सिंध ने यकीन दहानी कराई तो वफाकी वजीर ने खुशखबरी सुनाई कि इलेक्ट्रिक के सीईओ ने दावा किया कि कराची में अब बिजली का बहरान नहीं होगा। लेकिन हकीकत क्या है, आइए शहरियों से जानते हैं। लाइट नहीं जाए मेरे सामने बुलाओ ना, एक चमाट दूंगी खींच के, चमाट दूंगी खींच के। कुछ भी नहीं बोला, सब ये पक्के एक नंबर के बैठे हुए अपने पेट भर रहे हैं, गरीब आवाम को नहीं देख रहे। इतनी दुआएं निकलती हैं, दुआएं तो क्या निकलेंगी उनके लिए। झूठ बोल रहे हैं कि बिजली 24 घंटे आ रही है। सुबह 10 बजे की लाइट गई हुई है, इन्होंने 3 बजे खोली है, आधे घंटे खोल के फिर बंद कर दी है। 24 घंटे के अंदर ये मुश्किल से 5-6 घंटे लाइट देते हैं। आधी रात पे लाइट बंद करते हैं, 1 बजे 2 बजे। कब बखत दे ही ना दें, नहीं देते भाई। 4-4 घंटे जाती है, अभी भी 2:45 बजे गई है, अभी तक नहीं आ रही लाइट। बिल देखो जरा किस कदर कब दे रहेंगे, अपनी मर्जी का देते हैं, कम बखत मारे। मोबाइल लाइट का तो बहुत ही परेशानी हो रही है और लाइट का तो कहने ही नहीं है, लाइट तो देते ही नहीं है। लाइट वाला तो मर जाते हैं लाइट लेके। गर्मी इतना है, इतना गर्मी ऊपर से, और लाइट इस तरह सताते, लाइट देते ही नहीं है। शहरी कहते हैं हुकूमती अराकीन हो या वफाकी वुज़रा, सब ने कराची से लोड शेडिंग के सिर्फ दावे किए, लेकिन अभी तक कराची में बिजली का शदीद बहरान है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ फैसल खान, समा, कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रोग्राम ने अदन में मुतालिबा किया है कि असद उमर, गवर्नर सिंध, PTI और MQM के मुंतखब नुमाइंदे इस्तीफा दें कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करके कौमी तहवील में लेने का भी मुतालिबा किया। शहरी इंतहाई परेशान हाल है, कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, लोगों में मायूसी फैल रही है। इसी तरह हमारी किस्मत में लोड शेडिंग है, इसी तरह बच्चों की तालीम मुतासिर होती रहेगी। अवाम को इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। शहर कायद के 400 मुकामात पर मुजाहिरे। दूसरे मरहले में फिर हम बड़ी बड़ी शाहराहों को पर बैठेंगे, उनको बंद भी करेंगे ताकि शायद इसके ज़रिए से अरबाब इख्तियार के ऊपर कोई कान पर जू रेंगे और लोगों का और आवाम का और कराची का मसला हल हो। प्रोग्राम ने दिन में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मिलना ना मिलना बराबर है। असद उमर मिले थे ना मुनी सलवी से, उसके बाद उन्होंने ऐलान फरमाया था ना कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। इसीलिए तो हम मुतालबा कर रहे हैं ना कि अब अखलाकी जवाज़ रह गया है कि इन लोगों का जो PTI के MNA MPA और MQM के MNA MPA कराची से हैं, उनको अखलाकन अब छोड़ देना चाहिए, वरना जाकर PM हाउस का घेराव करना चाहिए कि इनका लाइसेंस आप क्यों नहीं मंसूख कर रहे हैं। एक सवाल पर अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा 3 करोड़ की आबादी में नेपरा का सिर्फ एक ऑफिस है, अवाम जाएं तो जाएं कहाँ।
1% लोगों को भी रिलीफ नहीं मिल पाता। इसीलिए हमने चेयरमैन नेपरा से कहा है कि हर IBC के साथ अब नेपरा का ऑफिस होना चाहिए। फौरी तौर पर इनका लाइसेंस कैंसिल करें, कौमी तहवील में लें, स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी बनाएं। क्या पाकिस्तान में कोई लोग नहीं है ऐसे, कोई टेक्निकल लोग नहीं है, कोई इदारे चलाने वाले मर गए सारे कि जो ये काम नहीं कर सकते? हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की एक के बाद दूसरी प्राइवेटाइजेशन कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल किया, आखिर हर हुकूमत के इलेक्ट्रिक के आगे ढेर क्यों हो जाती है? मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का इशू एहतसाब से ज़्यादा तकनीकी है। किसी इदारे के पास शिकायत गई तो वो ज़रूर इस पर एक्शन लेगा। मामला अदालत किसी भी तहकीकाती इदारे के सामने आएगा, वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। के इलेक्ट्रिक का अगर कोई भी केस, अगर कुछ केसेस हैं भी तो वो बिल्कुल नैब है, FIA है, आप सुबह पटिशनर बन जाएं, इसमें बन जाएं। अभी का जो मामला है वो तो टेक्निकल नौइयत का है, एहतसाब का नहीं है, जो मेरी छोटी सी अकल के मुताबिक है। वो कोई फाइनेंशियल इशू ज़्यादा है, गैस का इशू है, टैरिफ का इशू है, जिसके ऊपर कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कमेटी की सरबराही भी की और जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स थे। सिंध के हमारे इत्तेहादी MNAs भी थे, गवर्नमेंट के MNAs भी थे, डिपार्टमेंट के लोग भी थे, और यही डिसाइड हुआ है कि उसमें जो टैरिफ है उसमें चूँकि इस वक्त वो इशू है तो वो रिलीफ थोड़ी सी दी जाएगी और उस टैरिफ की डिटर्मिनेशन कुछ महीनों बाद की जाएगी। जी सुना सकता है। और मुल्क में पेट्रोल बहरान का आर्जी तौर पर खदशा टल गया। हुकूमत ने ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। एसोसिएशन से सप्लाई जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। मुतालिबात पूरे न होने पर 20 जुलाई से हड़ताल की धमकी भी दे दी। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला ताअत्तुल फराहमी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। हुकूमत और ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुतज़ाद बयानात। कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई ताहाल मुतासिर। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के ऐलान के बाद हुकूमत को होश आ गया। एसोसिएशन के अहदेदारों को 20 जुलाई को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। मुतालबात मुतल्लिक़ा इदारों तक पहुँचाने की यकीन दहानी भी करा दी। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक राब्ते के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल मुलतवी कर दी है, लेकिन दूसरी जानिब एसोसिएशन ने हुकूमती दावे को मुस्तरद कर दिया। ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दी थी, वो कॉल इट इज बरकरार है। लोगों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए हमने जुज़वी तौर पे सप्लाई को बरकरार रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोलियम डिवीजन से हमारे मुज़ाकरात हो गए। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो 20 तारीख के बाद सख्त लाहे अमल तय करेंगे। एसोसिएशन ने किरायों में 50% इजाफे समेत मुतअद्दिद मुतालबात कर रखे हैं। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वजारत पेट्रोलियम ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल से ही लाइल निकली। तर्जुमान ने दावा किया था कि हड़ताल मौखर कर दी गई है क्योंकि पीर को मुज़ाकरात होना तय पा गए हैं, लेकिन कराची से मुल्क भर में जाने वाले ऑयल टैंकर्स का पहिया ताहाल जैम है। एसोसिएशन ने दो टोक कह दिया है कि मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटा जाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर डट गए। इनकम टैक्स, सेल्स और टूल टैक्स में कमी, किराए में इजाफे समेत मुतअद्दिद मुतालबात मनवाने के लिए ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर का दूसरे दिन भी एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का शिकवा है कि कोरोना के 22 लॉकडाउन के दौरान भी सप्लाई जारी रखी। हुकूमत तमाम शुबों को मराद दी, लेकिन ऑयल टैंकर एसोसिएशन के जायज मुतालबात भी नहीं माने जा रहे। कल तो थोड़ी बहुत गाड़ी हम लोगों ने दे, चलो हालात ख़राब है शहर का, हम लोगों ने लोड कर दिया, जब ये मीटिंग जल्दी हो जाएंगे। उन लोगों ने 2 बजे रखा हम लोगों के लिए मीटिंग पीर को। जब तक मसला नहीं होगा ये जाएगा, अभी पूरा मुकम्मल लोडिंग बंद है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अहदेदारों ने दो टोक कह दिया कि हुकूमत माजी में भी कई बार मुज़ाकरात की मेज सजा चुकी है, लेकिन हल नहीं निकलता। M9 पे ऑयल टैंकर पे तकरीबन कराची से हैदराबाद के ऊपर उसका 300 रुपये का फ़र्क आ गया एक ट्रिप पे, एक साइड पे। बाकी पहले कोई 1500-1400 कुछ रुपए था, अभी 1700 कुछ रुपए उसमें वो चार्ज कर रहे हैं। किमाड़ी डिपो पर ड्राइवर्स का धरना जारी है। कल तक सप्लाई के लिए जाने वाले टैंकर को भी अब रोक दिया गया है। हड़ताल के असरात पेट्रोल पंप से भी आना शुरू हो गए। हवाई अड्डों, पेट्रोल पंप्स, ऑयल रिफाइनरी समेत मुल्क भर में तेल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। निजी शोबे के लिए गंदम की दरामद पर टैक्स ड्यूटी खत्म कर दी गई। 60% रेगुलेटरी ड्यूटी, 11% कस्टम्स ड्यूटी वसूल नहीं की जाएगी। मजीद जानते हैं शकील अहमद से। जी शकील, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, मुल्क में गंदम का मुमकिन कमी और काबू पाने के लिए और जो कीमतें हैं उनको मुस्तहकम रखने के लिए लाखों टन गंदम बरामद करने का फैसला किया गया और इस मकसद के लिए ECC की हिदायत पर
जो मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज हैं वो खत्म करने का फैसला किया गया है। 60% रेगुलेटरी ड्यूटी, 11% कस्टम ड्यूटी और इसके साथ साथ 17% GST और 6% विद होल्डिंग टैक्स। और साथ साथ सिंध हुकूमत से भी कहा जाएगा कि वो भी जो वसूल टैक्स है वो भी खत्म करे इसके ऊपर। और इस हवाले से जो निजी दरामद कुंदगान हैं उनको 7 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद करने की इजाजत दी गई है और ये जल्द गंदम इंपोर्ट कर ली जाएगी ताकि मुल्क में मुमकिन जो बहरान है या कमी का खदशा है उस पर बर वक्त काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया शकील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बराह रास्त से चलेंगे आपको लाहौर में राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करनी पड़ेगी, पब्लिक करनी पड़ेगी। तो ये आपने कौन सा कारनामा किया है? और उस रिपोर्ट के आने के यानी कमीशन भी बना, रिपोर्ट भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन चीनी तो अभी तक जो है वो 90 रुपये है, बल्कि आज की खबर तो ये है कि वो 90 को क्रॉस कर रही है। आज के अजलास में ये मुतालबा किया गया है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो टाइम लाइन दे, ज़िम्मेदारी ये कबूल करे कि ये माफियाज नहीं है, ये हुकूमत के अंदर बैठे माफिया हैं जिन्होंने 250-300 अरब रुपए का डाका डाला आम आदमी की जेब के ऊपर, गरीब आदमी की जेब के ऊपर। और नफरत और इंतकाम से हुक्मरानी की कोशिश की जा रही है, सिविल एविएशन का भट्टा बिठा दिया गया, ये कहना है राना सनाउल्लाह का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शादी हॉल की इमारत गिर जाने से 30 से ज़ायद अफराद मलबे तले दब गए हैं। 10 जख्मियों को निकाल लिया गया है। शख्सवारी में शादी हॉल की इमारत मुरम्मती काम के दौरान गिर गई, जिसके बायस 30 से ज़ायद मजदूर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने 10 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया। पाक फौज की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मलबे तले दबे मजीद लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और आपको बताएंगे मंडी बहाउद्दीन में मकान के तनाज़े पर 2 गिरोहों में झगड़ा हो गया, जिसके दौरान तेजाब फेंकने से खवातीन समेत 4 अफराद झुलस गए। जी अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मंडी बहाउद्दीन में, जहां मकान का तनाज़ा था, इस पर 2 गिरोहों में झगड़ा हुआ है, जिसके दौरान तेजाब फेंकने से खवातीन समेत 4 अफराद झुलस गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे दीवान आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। दीवान, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर, किस तरह से वाक़या पेश आया, और ये भी बताइएगा कि जिन पर तेज़ाब फेंका गया उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल फवाद, ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो मंडी बहाउद्दीन के थाना सिटी के इलाका स्कूल मोहल्ला में जो है वो पेश आया, जहाँ जो है वो 2 खवातीन समेत जो है वो 4 अफराद पर मुबैना तौर पर तेजाब गर्दी का जो है वो निशाना बनाया गया है। पुलिस राय का कहना है फवाद के मुतासिरीन का जो है वो अपने रिश्तेदारों से 5 मरले के मकान का जो है वो तनाज़ा किया था, जिस पर झगड़े के दौरान मुखालफिन ने मुबैना तौर पर जो है वो तेजाब फेंक दिया, जिसकी जद में आकर जो है वो 2 खवातीन समेत फवाद 4 अफराद जो है वो जख्मी हो गए, जिन्हें जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फवाद, हमारी MSDH हॉस्पिटल से बात हुई है तो इनका यही कहना है कि जी मुतासरीन को जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, और दूसरी जानिब पुलिस का यही कहना है कि वाक़े की तफ्तीश की जा रही है और मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका दीवान आदिल। और नए चेयरमैन के आते ही FBR में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले हुए हैं। इनलैंड रेवेन्यू के ग्रेड 19 से 22 के 12 अफसरान तब्दील कर दिए गए हैं। तो नए चेयरमैन के आते ही FBR में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हुए हैं। इनलैंड रेवेन्यू के ग्रेड 19 से 22 के 12 अफसरान तब्दील कर दिए गए हैं। शकील अहमद से जानेंगे। जी शकील, बताइएगा इन अफसरान की फहरिस्त में कौन कौन है? जो नए आए हैं जावेद गनी, उनके आते ही ये तकर्रुरियां तबादले किए गए हैं। 22 ग्रेड तक के अफसरान हैं, तकरीबन 12 अफसरान हैं जिनका तबादला किया गया है 19 से 22 तक के। ग्रेड 22 के हाफिज मोहम्मद अली हैं जिनको मेंबर HR मैनेजमेंट तैनात किया गया है हेडक्वार्टर में, और इसी तरह डॉक्टर फैज इलाही हैं जो कि DG स्पेशल इनिशिएटिव कराची तैनात किए गए हैं। लेकिन अहम एक ओहदा है डॉक्टर हामिद अतीक सरवर का, जो कि मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी तैनात थे, उनको अब मेंबर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिफॉर्म्स एंड शुमारिया तैनात किया गया है इस्लामाबाद में। चौधरी मोहम्मद तारिक जो है वो नए मेंबर इनलैंड रेवेन्यू हो गए, और साथ साथ वो उनको इजाफी एक चार्ज भी दिया गया है। इससे पहले वो चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस सियालकोट तैनात थे। इस तरह ये बड़े पैमाने पर तबादले हैं। नया माली साल का आगाज हो चुका है और ये अफसरान जो हैं ये मदद करेंगे नए चेयरमैन FBR को जो टैक्स अहदाफ हैं उनको हासिल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया शकील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नए चेयरमैन के आते ही FBR में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हुए हैं। इनलैंड रेवेन्यू के ग्रेड 19 से 22 के 12 अफसरान तब्दील कर दिए गए।
MQM ने रिटायर्ड एयर कमोडोर अब्दुल बासित के बयान की तरदीद कर दी है। समा से गुफ्तगू में फैसल सब्जवारी ने कहा है कि वो किसी ऐसे पायलट को नहीं जानते जिसके लिए MQM ने किसी को कहा हो कि पर्चे पास कराओ। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वो जो एग्जाम पेपर बनाता था उसकी बीवी ने एक दिन मुझे कॉल किया, लाइट सेट मिले हैं, वो कहते तुम उठा देंगे मार देंगे, इतने नहीं है वो, अगर हमारा बंदा पास ना हुआ। MQM का बंदा, MQM वाज द ब्लैकमेलिंग, दे वांटेड द पेपर आउट। कैसी ब्लैकमेलिंग, कौन सी धमकी और कैसा टेलीफोन? MQM ने साबिक चीफ इंस्पेक्टर सिविल एविएशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। किसी ऐसे पायलट को नहीं जानता जिसके लिए MQM ने किसी को कहा हो कि पर्चे में पास करवाओ। ये तो खुद एतराफ कर रहे हैं, सिविल एविएशन के लोग पैसे लेते थे, अपना घर संभाला नहीं गया और जनरल मैनेजर की बीवी ने रोते हुए इनको फोन किया, उसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं। नहायत नामुनासिब, गैर जिम्मेदाराना, बेहुदा गुफ्तगू है। समा से गुफ्तगू में फैसल सब्जवारी ने सवाल किया, अगर अब्दुल बासित साहब के इल्म में ऐसी बातें थीं तो उन्होंने FIR क्यों नहीं कटवाई? बदकिस्मती के साथ हमारे रिटायर्ड हजरात को रिटायरमेंट के बाद अपनी पसंद की बातें करके मीडिया पर आने का शौक हो गया है। क्या सिविल एविएशन ठीक कर दी इन्होंने? बेड़ा गर्क कर दिया इन जैसे लोगों ने सिविल एविएशन और निजाम का। मुझे लगता है कि शायद उम्र के ये हिस्से में है, इसकी वजह से इन्होंने कोई बहकी बातें की हैं। MQM रहनुमा का कहना है कि एक जिम्मेदार शख्स को इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें जेब नहीं देती। और पायलट्स के मशकूक लाइसेंसेस पर निजी एयरलाइन का अहम फैसला। मशकूक लाइसेंस के हामिल कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर्स की तनख्वाहें और मराद रोक दी हैं। मजीद जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, निजी एयरलाइन है सीरीन एयर का अहम फैसला है। मशकूक लाइसेंस के हामिल कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर्स की तमाम मराद रोक दी गई हैं। सीरीन एयर ने जो है मुश्तरक लाइसेंस के हामिल कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर की तनख्वाहें रोकने के अहकाम जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक सिविल एविएशन अथॉरिटी पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के लाइसेंस का मामला हल नहीं हो जाता, उस वक्त तक तमाम मराद अदा नहीं की जाएंगी। एयरलाइन इंतजामिया इस पर अमल दरामद जो 29 जून से लागू होगा नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके जरिए कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को भी आगाह कर दिया गया है। एविएशन डिवीजन की जानिब से 10 पायलट की फहरिस्त में जो सीरीन एयर को फराहम की गई थी, जिनमें 3 पायलट पहले ही नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। ये कहना है कंपनी का। एक कप्तान और 6 फर्स्ट ऑफिसर को फौरी तौर पर पहले ही ग्राउंड कर दिया गया था। जी बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। रहिए समा के साथ। और दिन भर शदीद गर्मी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शायान सलीम। शायान, आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि 38 साल रिकॉर्ड भी टूटा है आज शहर में गर्मी का। कराची वालों ने सुबह से ही शदीद गर्मी बर्दाश्त की, अब उन्हें बारिश की सूरत में इसका अजर मिल गया है। ऐसा ही है कि इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें सदर में बूंदाबांदी हो रही है, जबकि क्लिफ्टन के भी मुख्तलिफ एरियाज है, वहाँ पे भी हल्की बारिश की रिपोर्ट मिल रही है। बारिश का ये जो सिलसिला है, ये मैं आपको बताऊं रन ऑफ कच्छ है, बहरिया अरब में उसके मुकाम पर ये बना था, जिसकी वजह से समुद्री हवाएं मौसल हो चुकी थी, जिसकी वजह से हफ्स शदीद हो गया था और गर्मी बढ़ रही थी। और ऐसा ही आज देखने में आया महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह से ही कराची में गर्मी उरूज पर थी। दर्जे हरारत है पहले 2 बजे के वक्त वो 41 टेम्परेचर तक पहुंच गया था, मगर 3 बजे तो वो 42 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि 38 साल नहीं बल्कि ये एक 50 साल से भी ज्यादा रिकॉर्ड टूट चुका है कराची में जुलाई के महीने में गर्मी का। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है, जो बादल हैं वो काली घटाएं मुख्तलिफ इलाकों में छा रही हैं और सदर में इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है कि 1 दिन तक ये बारिश का सिलसिला यानी हफ्ते की शाम तक जारी रह सकता है वक्फे वक्फे से, मगर ये इतना स्ट्रॉन्ग अभी हुआ नहीं है। इसकी सूरत हाल के लिए वो मॉनिटर कर रहे हैं कि कितने एरियाज में और कितनी मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। मगर इस वक्त शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें बारिश शुरू हो चुकी है। सदर का इलाका है, क्लिफ्टन है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। समुद्री हवाएं मौसल हो चुकी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बहाल हो रही हैं और इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुशगवार हो चुका है। पूरे कराची में ये बात नहीं, कराची वालों का इंतजार रहता है कि एक इलाके में हो रही होती है, दूसरे इलाके में नहीं हो रही होती है। ये कहना मुश्किल है कि पूरे कराची में होगी बारिश, मगर जो जुनूब में और मशरिक में इलाके हैं खासकर वहाँ पे बारिश के ज्यादा अच्छे चांसेस हैं, जिसमें साउथ के इलाके हैं और ईस्ट और मशरिक तरफ के जो इलाके हैं उनमें बारिश हो सकती है। जी ठीक है शायान, हमारे साथ ही रहिएगा और आप बता रहे हैं कि किन किन इलाकों में बारिश हो सकती है। अलबत्ता जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर मौसम खासा खुशगवार हुआ है, तो हमारे साथ सुबह से ही हमें आगाह कर रही हैं हमारी साथी एंकर महम, और वो इस वक्त जब बारिश हुई है तो वो ओपन एयर टेरेस पर मौजूद हैं, उनकी जानिब भी आपको लिए चलते हैं। महम,
कैसा लग रहा है? आप सुबह से ही बारिश की खबरें भी दे रही थी और ये भी बता रही थी कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड भी आज टूटा है। फील कैसा कर रही हैं आप ओपन एयर आके? अब जी जैदी साहब, अब से कुछ देर पहले मैं टेरेस से देख रही थी, मौसम तो काफ़ी हब्स था और बहुत गर्मी थी, तो मैं बहुत मायूस हो रही थी क्योंकि दीगर शहरों में बारिश हो रही है और कराची में बारिश नहीं हो रही थी। और फाइनली अब बारिश भी होना शुरू हो गई है, बूंदाबांदी शुरू है और हवाएं चल रही है। आप देख भी सकते हैं मेरे बाल उड़ रहे हैं और मैं जो अब मेरे से बर्दाश्त नहीं और मैं स्टूडियो से बाहर आ गई और मौसम एंजॉय कर रही हूँ। और इसके बाद की अब क्या सूरत हाल है ये तो कराची की मैं आपको बताऊंगी और तमाम शहरों को बताऊंगी जो बारिश के बाद होता है। तो कराची में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां की गलियों में गंदा पानी भी मौजूद है। इनमें से एक इलाका जो है लियाकताबाद है, वहां की क्या सूरत हाल है खुर्शीद आलम से जानेंगे। खुर्शीद, बताइएगा, गलियों में पानी जमा हो चुका है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसी इलाके में लियाकताबाद 3 और 4 की दरमियानी गली में, जहां मेरे पीछे गंदा पानी आज भी अभी तक उसी तरह मौजूद है। कीचड़ भी है, पानी भी है और चूंकि आज मजीद पानी इसमें शामिल हो रहा है तो लिहाजा ये पानी की सतह मजीद बढ़ती जा रही है। एक हफ्ते के दौरान समा ने इस इलाके की मुतादिद बार निशानदेही की है, लेकिन अब तक इस इलाके में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नज़र नहीं आई है। लियाकताबाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये वो इलाके हैं कि जो गुजर नाले से मुत्तसिल ये गलियाँ हैं और हर बार बारिशों में गुजर नाले का पानी भी यहाँ आ जाता है गलियों में और जो पहले से मौजूद गंदा पानी है मजीद उनकी अजियत में इजाफे का सबब बन जाता है। तो इलाके के लोगों ने फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जिम्मेदारान हैं और जो वजारत बल्दियात के लोग हैं वो जाग जाएं और इन गलियों से जो गंदा पानी है उसको फौरी तौर पर साफ करवाया जाए। जी ठीक है खुर्शीद आलम, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बरसाती नालों की सफाई शुरू तो हो गई है मगर बहुत से नाले ऐसे हैं जो अब तक कचरे से भरे पड़े हैं। गुजर नाला हो या लियारी नदी, वैसे तो कराची के छोटे बड़े सारे ही नालों में मौजूद कचरा अर्बन फ्लडिंग की घंटी बजा रहा है, लेकिन गुलिस्तान जौहर की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। लगता है यहाँ जंगल उगा है या फिर नाला किसी जंगल से गुजर रहा है। जौहर के इलाकों रुस्तम जिक्री गोट, कलंदराबाद, चुश्ती नगर और पहलवान गोट के मकीनों को फिक्र लाहक है कि तेज बारिश में नाले का पानी हमेशा की तरह इस बार भी घरों में दाखिल ना हो जाए। नुकसान हो सकता है, आबादी है, आप देख सकते हैं कि साइडों में गरीबों ने घर बनाए हुए हैं, जब पानी ऊपर आएगा तो उनका जाहिर नुकसान होगा। जिनकी झुग्गियां हैं वो तो फिर तबाही हो जाएंगे, एक किस्म के उनका क्या बचेगा। जब बारिश होती है ये नाला लोगों के घरों में जाता है पानी इसका, और 6 साल से तकरीबन इसकी सफाई मैंने होते हुए नहीं देखी यहाँ पे कि इसकी कभी सफाई हुई हो। मॉनसून का दूसरी झड़ी लगने पर महकमा बल्दियात भी जाग गया। जिला वस्ती में गुजर नाले की सफाई शुरू कर दी गई। कराची में बरसाती नालों की सफाई शहरी इंतजामिया के लिए हमेशा से चैलेंज बनी हुई है। अगर ये काम पूरे साल जारी रहे तो सावन का महीना मजे से एंजॉय किया जा सकता है। तो कराची में तो बारिश होना शुरू हो ही गई है और मौसम भी सुहाना हो गया है। लाहौर की सूरत हाल क्या है कि लाहौर में दूसरे रोज भी बादल बरस रहे हैं। कई मकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट में देखिए। मौसम में आया अचानक बदलाव, सूर्य को गहरे बादलों ने ढांपा और बारिश बरस पड़ी, जो खासा है मानसून का। लाहौर में सावन के दूसरे दिन भी मींह बरसा तो शहरियों के चेहरे खिल उठे। उनका कहना था कि बारिश की वजह से घुटन और गर्मी की शिद्दत में काफी कमी आई है। कल से बल्कि बहुत अच्छा मौसम है, इसलिए थोड़ी सी शॉपिंग के लिए बाहर आए। इतना जबरदस्त यहाँ का एनवायरनमेंट है, बारिश हो जाती है तो लोग ऐसे बाहर निकलते हैं, रश लग जाता है। दूसरी तरफ माहिरीन मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला मजीद कई रोज वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। एक सिस्टम जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19 तारीख से जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल होगा, तो उसकी वजह से गुजराला, लाहौर डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन और इसके अलावा कश्मीर के जो हिस्से हैं उनके अंदर तेज़ बारिश और कहीं की बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के चांसेस हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल मुल्क में मानसून की बारिशें मामूल से 10% जायद होने का इम्कान है। कैमरामैन खुरम फैयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।